मेरे ससुराल वाले अब यहां रहते हैं, तुम कोई और घर ढूंढ लो। उसने मुझे यही कहा। उसकी आवाज शांत थी, उसने अगल बगल नहीं देखा और उसके चेहरे पर जरा भी झिझक नहीं थी, जैसे मैं कोई अजनबी हूं, जैसे मैंने उसके लिए अपना सब कुछ एक नहीं किया था। इतना ही नहीं, वह मुस्कुराया भी, जैसे ये शब्द कोई आम बात हो, जैसे मैं, उसका अपना बाप, उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। मेरा नाम हरप्रसाद है। मैं 76 साल का हूं। मेरा जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुआ। मैंने 40 साल तक ट्रक चलाया। मैंने भारत के कोने कोने का सफर किया, भारी सामान ढोया, ढाबों पर खाना खाया और अपनी छोटी कैब में सोया। फिर भी जब मेरे बच्चों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं घर पर हमेशा मौजूद रहा। मैंने अपने 2 बेटों और एक बेटी को अपनी मेहनत से कमाए हाथों और उम्मीद भरे दिल से पाला। हम कभी बहुत अमीर नहीं रहे, लेकिन मेरी छत के नीचे कभी खाने या सम्मान की कमी नहीं हुई। वह मेरा जीवन भर का घर था, जिसे मैंने माधुरी, अपनी पत्नी के साथ मिलकर बनाया था। एक साधारण सी जमीन जिसे मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था, ईंट ईंट करके, चिलचिलाती धूप में हफ्तों तक। और जब वह गुजर गई तो मैंने संकल्प लिया कि वह जगह कभी हमारा ठिकाना नहीं छोड़ेगी। वादा स्पष्ट था, जब तक मैं जिंदा हूं वह घर भी जिंदा रहेगा। पर मेरा बेटा, मेरा बड़ा बेटा विशाल, उसने सोचा कि वह मेरे लिए निर्णय ले सकता है। मैं अपनी बहन से मिलने लखनऊ गया था। सिर्फ 5 दिनों के लिए बाहर था, बस 5 दिन। और जब मैं बस से उतरा और अपनी गली में पहुंचा तो मैंने अपना सारा सामान आंगन में देखा। मेरे जूते, मेरी किताबें, मेरी तस्वीरें, मेरी पुरानी चारपाई, सब वहीं पड़े थे। और एक बक्से के ऊपर एक कागज, अलविदा पिताजी, मेरे ससुराल वाले अब यहां रहते हैं, अपने लिए कोई और जगह ढूंढ लो। हस्ताक्षरित विशाल। मैं वहीं खड़ा रह गया। हवा ने मेरी पगड़ी थोड़ी ऊपर उठा दी। मैंने घर की तरफ देखा और खिड़की में नए पर्दे देखे। मैंने विशाल के ससुर की गाड़ी गैराज में देखी और उसी पल मैं सब समझ गया। हां, उसने यह कर दिया था। उसने मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी, उसने मेरी जगह ले ली थी। उसने मुझे अलग कर दिया था और निश्चित रूप से उसने सोचा होगा कि मैं परेशान होऊंगा, गुहार लगाऊंगा। पर मैं सिर्फ मुस्कुराया, एक शांत मुस्कान, क्योंकि उस पल उसे नहीं पता था, पर मैं उतना अनजान नहीं था जितना वह सोचता था। मैंने अपना सामान धैर्य से उठाया, उसे पड़ोसी के हाथ ठेले पर बांधा। मैंने मदद नहीं मांगी, बस दूर से देखने वालों को सिर हिलाया और अपने अतीत को धीरे धीरे वहां से ले जाता हुआ चला गया। जो कोई नहीं जानता था, यहां तक कि विशाल भी नहीं, वह यह था कि 2 साल पहले उसके साथ एक तीखी बहस के बाद मैंने प्रयागराज के केंद्र में चुपचाप एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया था। एक पुरानी इमारत के ऊपर एक साधारण सी जगह, एक शांत नज़ारे और इतनी शांति के साथ कि मैं अपने विचार सुन सकूं। वह मेरा ठिकाना था, मेरा दूसरा विकल्प। और मैं बिना बताए, बिना दरवाजे पटके, बिना कोई हंगामा किए वहीं चला गया। अगली सुबह मैंने खिड़की से शहर देखते हुए अपनी कॉफी पी और एक गहरा घूंट भरकर तय किया, वह घर अब मेरा नहीं है तो फिर उसका भी नहीं होगा। मैं उस फोल्डर तक गया जहां मैं जरूरी कागजात रखता हूं। मैंने अपने नाम की रजिस्ट्री निकाली, सिर्फ मेरे नाम की, क्योंकि सब कुछ के बावजूद मैंने कभी उसे स्थानांतरित नहीं की थी। मैं हमेशा कहता था कि एक दिन करूंगा, पर वह दिन कभी नहीं आया। और अच्छा हुआ कि नहीं आया। कागजात में घर मेरा था, मोहर, हस्ताक्षर और सब कुछ के साथ। और वह सिर्फ एक मेहमान था। मैं फिर मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता चलने वाला था कि बिना किसी चेतावनी के खोना क्या होता है। अगले दिन मैं भोर से पहले जाग गया, इसीलिए नहीं कि मुझे कुछ जरूरी काम था, बल्कि इसलिए कि कुछ परेशानियां आपको चैन से सोने नहीं देती। मैं उठा, चूल्हे पर पानी गर्म करने रखा और अपने हिसाब से कॉफी बनाई, तेज, बिना चीनी के, उस स्वाद के साथ जो गले में चुभता है और आपको याद दिलाता है कि आप जिंदा हैं। मैं अपने छोटे से गुप्त अपार्टमेंट की खिड़की के पास बैठ गया, वह जगह जिसे मैंने ऐसे दिनों के लिए चुपचाप तैयार किया था। और मैं देखता रहा कि प्रयागराज शहर अपनी दूर की आवाज़ों, धीरे धीरे बुझती अपनी रोशनियों और भोर की उस ताज़ी हवा के साथ कैसे जागना शुरू कर रहा है, जो कहती है, हर प्रसाद, आज भी तुम्हें आगे बढ़ना है। मैंने विशाल के बारे में सोचा। मैंने उसके चेहरे के बारे में सोचा जब उसने वह कागज़ मेरे बनाए हुए घर के आंगन में मेरे बक्सों के ऊपर रखा था। मैंने उस तरीके के बारे में सोचा जिससे उसने उन शब्दों को कहा था, मेरे ससुराल वाले अब यहां रहते हैं, तुम कोई और घर ढूंढ लो। जैसे मैं कोई नहीं था, जैसे उस छत के नीचे उसने जो कुछ भी जिया था वह एक कल्पना थी, एक चुका हुआ कर्ज था। और वहीं कॉफी हाथ में लिए मैं समझा कि परेशानी सिर्फ निकाले जाने की नहीं थी,
जो सच में दुख दे रहा था वह भुला दिया जाना था। पर मैं उस निराशा में खुद को डुबोने वाला नहीं था। मैंने कभी किसी से दया नहीं मांगी थी। माधुरी के जाने पर भी मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया, पर मैंने उसे फिर से अपनी मेहनत और शांति से खड़ा किया। इस बार भी ऐसा ही होगा। मुझे कोई बदला नहीं लेना था, बस न्याय चाहिए था। और हर प्रसाद जैसे आदमी को न्याय के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे बस यह याद रखना होता है कि वह कौन है और उसी के अनुसार काम करता है। मैंने घर की मूल रजिस्ट्री वाला बंडल उठाया और उसे ऐसे देखा मानो पहली बार देख रहा हूं। मेरे हस्ताक्षर वहीं थे, हमेशा की तरह साफ और मजबूत। न कोई अतिरिक्त कागज था, न कोई अधिकार पत्र, न ही किसी को अधिकार हस्तांतरित किया गया था। वह घर पूरी तरह से मेरा था। विशाल को कभी इस पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसे वर्षों तक यह मानने दिया कि मैं एक दिन यह घर उसके नाम कर दूंगा। वह अक्सर कहता था, पिताजी अब इसे मेरे नाम कर दो, बाद में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मेरी अंतरात्मा ने कभी झूठ नहीं बोला और उसी की बदौलत मेरे पास अभी भी समय था। मैंने रावण को बुलाया, एक पुराना साथी जो सेवानिवृत्ति के बाद संपत्ति एजेंट बन गया था। वह जमीन की कीमत जानता था, इलाके को भली भांति पहचानता था और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह मेरी कहानी जानता था। जब मैंने उसे बताया कि क्या हुआ था, उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस कहा मुझे 3 दिन दो और फोन रख दिया। इतना सहज। मैंने कागजात संभाले, अपना चेहरा धोया और टहलने निकल पड़ा। मैं पुराने घर के सामने से कोने से गुजरा, बिना किसी को दिखे। विशाल के ससुराल वालों की गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी। तार पर ऐसे कपड़े सूख रहे थे जो मेरे नहीं थे, और बगीचे में ऐसे फूल लगे थे जहां पहले सिर्फ मिट्टी होती थी। मुझे दुख हुआ, हाँ, लेकिन इससे मुझे एक स्पष्टता भी मिली। वह अब मेरा घर नहीं था, कम से कम पनाह के तौर पर नहीं, लेकिन कागजों में वह अभी भी मेरा था, और इतना ही काफी था। दिन बीते। रावण ने अपना वादा निभाया। उसने मुझे मंगलवार की सुबह फोन किया। 2 खरीदार हैं, एक नकद भुगतान की पेशकश कर रहा है। मैंने उससे कहा कि वह जल्दी करे, बिना किसी शोरगुल के सौदा पक्का करे। मैं जहां जरूरत होगी दस्तखत करूंगा। मैं कोई मुलाकात या भागदौड़ नहीं चाहता था, मैं बस चीजों को निपटाना चाहता था, जैसा कि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ करता हूं। मैं वकील के पास गया, कागजात पर मजबूती से दस्तखत किए, जैसे कोई झिझकता नहीं। बाहर निकलते हुए रावण ने मुझसे पूछा कि क्या मैं विशाल को बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि नहीं, उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, जिसने मुझे पहले ही अलग करने का निर्णय कर लिया था। उसने अपनी चाल चली। अब मेरी बारी है। रावण ने मुझे उस शांत सम्मान से देखा जो सिर्फ उन पुरुषों के लिए होता है जो बिना हिचके निर्णय लेते हैं। उसने मुझे बिक्री के अनुबंध की एक प्रति दी और मुझे शुभकामनाएं दी। मैं अपने प्रयागराज वाले कमरे में लौटा, दस्तावेजों को चाबी से बंद करके रख दिया। मैंने एक बियर खोली, जो मेरे लिए अजीब बात थी, लेकिन उस शाम यह उचित था, और इमारत की छत पर बैठ गया आसमान को लाल होते देखने। मैंने माधुरी के बारे में सोचा कि अगर वह यहां होती तो मुझे कैसे देखती, बिना किसी गुस्से के, उसी कोमलता और दृढ़ता के मिश्रण के साथ जो उसमें हमेशा से थी। और फिर जैसे मैंने उसे सुना, मैंने खुद को जवाब दिया, तुमने अच्छा किया हर प्रसाद। तुम परेशान नहीं हुए, तुमने गिड़गिड़ाया नहीं, तुमने बस अपना सम्मान बचाया। अगले दिन विशाल ने मुझे फोन किया। मुझे अलग किए जाने के बाद यह पहली बार था। मैंने जवाब नहीं दिया। बाद में मुझे 3 संदेश मिले। पिताजी, आपने घर देखा? क्या हो रहा है? कृपया जवाब दें। मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। मैं फिर से खिड़की के पास बैठ गया, और वहीं शहर में फिर से बत्तियां जलने लगी थीं। मैंने समझा कि कभी कभी खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा प्रभावशाली होती है। उस रात मैं सुकून से सोया। खुश नहीं, पूरी तरह से शांत नहीं, लेकिन दृढ़ था, क्योंकि मैंने सिर्फ एक संपत्ति से ज्यादा कुछ हासिल किया था। मैंने अपनी जगह वापस पाई थी, और मेरी जगह, बेटे, किसी घर में नहीं है। वह उस व्यक्ति की गरिमा में है जो खुद को दबाने की इजाजत नहीं देता। उसी दिन जब विशाल ने मुझे वे संदेश भेजे, मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और टहलने निकल पड़ा। प्रयागराज में बाजार का दिन था। गर्मागर्म रोटियों की खुशबू, हवा में मिर्च की महक और ताज़ा पनीर ने मुझे माधुरी की याद दिला दी, जो शनिवार की सुबह फूल खरीदा करती थी। मैं गिलबर्ट काका के ठेले के पास से गुजरा, एक सज्जन जो हमेशा हरी मिर्च और नींबू बेचते थे। उन्होंने मुझे पहचाना, अपनी टोपी उतारी और कहा, काफी समय से नहीं देखा था हर प्रसाद जी, परिवार कैसा है? मैंने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, बस चल रहा है, क्योंकि हर बात कहने की जरूरत नहीं होती। उस पल मुझे कुछ समझ में आया। दुनिया घूमती रहती है,
यहां तक कि अपने ही परिवार से मिली निराशा के बाद भी। और यह दुखदाई होता है, लेकिन यह आज़ाद भी करता है, क्योंकि जब कोई यह मान लेता है कि अब उसे न तो किसी को खुश करने की आवश्यकता है और न ही स्वयं को सही ठहराने की, तो भीतर कुछ सीधा हो जाता है। मैं कमरे में वापस आया और अपना मोबाइल फ़ोन चालू किया। वहां और भी संदेश थे, कुछ विशाल के, कुछ उसकी पत्नी के, जिसने कभी भी मेरे प्रति अपनी नाराज़गी छिपाई नहीं थी। उसने लिखा था कि आपने जो किया वह बहुत कठोर है। अब हमारे दोनों बुजुर्गों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है। वह अपने माता पिता का जिक्र कर रही थी, जो मेरे घर में ऐसे आ बैठे थे जैसे किसी होटल में हो। मैं हंसे बिना नहीं रह पाया, क्योंकि मुझे तो बताया गया था कि मेरे पास ठिकाना नहीं है और अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने व्हिस्की की एक बोतल खोली, जिसे मैंने बरसों से संजो कर रखा था, अपने 70वें जन्मदिन के बाद से, जब मेज पर अब भी सम्मान बना हुआ था। मैं बालकनी में बैठ गया, एक घूंट लिया और विशाल के लिए किए गए अपने सभी प्रयासों को याद करने लगा। मैंने कैसे अपना ट्रक बेच दिया ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मैंने कैसे अपने हाथों से घर की मरम्मत की ताकि वह अपनी पत्नी के साथ आराम से रह सके। और अंत में मुझे जो इनाम मिला वह मेरी स्मृतियों के ढेर पर फेंकी गई एक चिट्ठी थी। ऐसे क्षणों में इंसान समझता है कि पिता का प्यार कृतज्ञता की गारंटी नहीं देता और परिवार कभी कभी केवल कागज पर एक शीर्षक मात्र होता है। अगले दिन मैं पुराने घर के सामने वाली पटरी से गुजरा। वह बिल्कुल खाली थी। कोई बत्ती नहीं जल रही थी, कोई पर्दा नहीं था, प्रवेश द्वार पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। केवल गहरी खामोशी पसरी हुई थी। वे पहले ही जान गए थे, उन्हें पता चल गया था और मुझे कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन मैंने न्याय का अनुभव किया, क्योंकि मेरे भीतर मैंने कभी बदला नहीं चाहा था। मैं केवल यह दिखाना चाहता था कि मैं अभी भी जीवित हूं, कि मेरा अभी भी एक नाम है, कि मैं अभी भी सक्षम हूं। मंगलवार को विशाल मेरे घर की दहलीज पर दिखाई दिया। चौकीदार ने मुझे बुलाया और कहा, आपका बेटा नीचे है, क्या उसे ऊपर आने दूं? मैंने गहरी सांस ली और हाँ कहा, क्योंकि किसी रिश्ते को तोड़ना एक बात है और उससे भागना बिल्कुल अलग, और मैं कभी किसी चीज से भागा नहीं। जब दरवाजा खुला, वह ऐसी सूरत के साथ अंदर आया जो मैंने लंबे समय से नहीं देखी थी। वह अब न तो अहंकारी था और न ही घमंडी। वह एक ऐसे बच्चे का चेहरा था जो ठोकर खाकर गिर गया हो। उसने जमीन की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और बोला, पिताजी, कृपया ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं चुप रहा। वह आगे बोला, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन बिना बताए घर को ऐसे बेच देना बहुत कठिन था। और तब आखिरकार मैं बोला, कठिन था यात्रा से लौटकर अपना सामान आंगन में पड़ा पाना। कठिन था वह चिट्ठी पढ़ना। कठिन था यह जानना कि मेरी जगह तुम्हारी पत्नी के माँ बाप को दे दी गई थी, जैसे मैं कोई पुराना फर्नीचर हूं। यह कठिन था विशाल, और तुमने मुझसे माफी भी नहीं मांगी। तुम हंसे थे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं लड़ने या तुम्हें नीचा दिखाने नहीं आया हूं। वह तो तुम दोनों ने मिलकर पहले ही कर दिया है। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि तुम्हें कुछ सुनने की जरूरत है। तुमने सिर्फ एक घर नहीं खोया, तुमने उस पिता का सम्मान खो दिया जिसने तुम्हें सब कुछ दिया। वह सिर झुकाकर सोफे पर बैठ गया और फिर टूटी हुई आवाज में बोला, मैंने सोचा था कि घर मेरा ही था, कि आपने मुझे वह दे दिया था। और तुमने ऐसा क्यों सोचा? मैंने पूछा। तुम क्यों चाहते थे कि ऐसा हो? क्योंकि यह ज्यादा आसान था? क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि एक बुजुर्ग को अब छत की जरूरत नहीं है? वह चुप रहा। हमारी मुलाकात 20 मिनट तक चली। उसने मुझे फिर से सोचने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे अफसोस है कि ससुराल वाले अब अपनी साली के साथ रह रहे थे, कि उसकी पत्नी नाराज थी, कि उसे अब नहीं पता कि क्या करना है। मैंने बस उससे कहा, जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हें अपने हाथों से कुछ बनाना सीखना होगा, जैसे मैंने किया था। और जब तुम यह कर लोगे, शायद तब तुम उस चीज का मोल समझोगे जो तुमने फेंक दी। वह सिर झुकाए चला गया, बिना किसी जवाब के, बिना गले लगे। उस रात मैं चैन से सोया। खुश नहीं था, पूरी तरह से शांत भी नहीं था, लेकिन हाँ, मजबूत था, क्योंकि मैंने कुछ भी नष्ट नहीं किया था। बस वो वापस पाया जो मेरा था, और भीतर से वह मेरी सच्ची आज़ादी की तरफ पहला कदम था। 1 हफ्ता बीत गया। विशाल की कोई खबर नहीं आई, कोई संदेश नहीं, कोई फोन नहीं, यहां तक कि मेरे दरवाजे पर कोई दस्तक भी नहीं आई, जैसे कि वह बस ऐसे ही आया हो। लेकिन मुझे पता था कि वह अंदर ही अंदर परेशान था। वह ऐसा ही है, सब कुछ नियंत्रित करने का आदी, हुक्म चलाने का, दुनिया का मालिक होने का दिखावा करने का। जब जमीन पैरों तले से खिसक जाती है तो वह चुप हो जाता है, विनम्रता से नहीं बल्कि आहत गौरव से। मैं दूसरी तरफ शांत था, खुश नहीं, जश्न नहीं मना रहा था, बस शांत था। मैंने अपना दांव चल दिया था। मैंने वह वापस ले लिया था जो मेरा था। मैंने
मैंने उसे और शायद खुद को भी दिखा दिया था कि मैं अब भी महत्वपूर्ण हूं, कि मेरी अपनी जिंदगी पर मेरा पूरा अधिकार है। मैं अपने अंतिम दिन उस घर के एक कोने में बैठकर नहीं गुजारने वाला था जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। अपने आसपास पैरों की आवाजें सुनते हुए, जैसे कि मैं एक बोझ हूं, उस शुक्रवार को मैं उस मिठाई की दुकान पर गया जहां मैं माधुरी के साथ अक्सर जलेबी और बालूशाही खरीदने आता था। काउंटर पर बैठी युवती, जो 15 साल की उम्र से मुझे हर प्रसाद काका बुलाती थी, ने मुझे एक ताज़ी मिठाई मुफ्त में दी। उसने कहा, मैंने सुना कि आपके परिवार में कुछ बदलाव हुआ है। बिना ज्यादा पूछताछ की मैंने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, कभी कभी जिंदगी में नए रास्ते मिलते हैं। मैंने यह नहीं पूछा कि उसे कैसे पता चला। प्रयागराज जैसे छोटे कस्बों में खबरें हवा से भी तेज चलती हैं। मैंने बस सिर हिलाया, मीठी रोटी ली और उसे धन्यवाद दिया। बाहर निकलते हुए मैंने हरिलाल को देखा, जो मेरे राजमिस्त्री के दिनों का एक पुराना दोस्त था। उसने मेरी पीठ थपथपाकर मेरा अभिवादन किया। इन दिनों तुम सीधे चल रहे हो बुजुर्ग, उसने आधी मुस्कान के साथ कहा। क्या किया? गद्दा बदला या अपनी जिंदगी? मैं हंसा। शायद दोनों, मैंने जवाब दिया। यह अजीब था, लगभग अवास्तविक। कैसे अपना घर खोने से मुझे अपनी रीढ़ वापस मिल गई थी, और सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं। मेरा मतलब है उस तरह की रीढ़ जो याददाश्त, निर्णय और गरिमा से बनी होती है। लेकिन गहराई में इस नई मिली शांति में भी एक टीस थी। वह अब भी मेरा बेटा था। यह नहीं बदलेगा। कोई बदला, कोई सबक, कोई खामोशी इसे मिटा नहीं सकती थी। और यह जानकर दुख हुआ कि वह किसी अजनबी से नहीं आया था। वह मुझसे आया था, मेरे हाथों से, मेरे खून से, मेरी उम्मीदों से। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे अब पछतावा था? क्या उसे मेरा मूल्य दिखा था, या सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ कीमती खो दिया था? और मैं अभी इसका जवाब नहीं जानना चाहता था। कुछ दिनों बाद किसी ने मेरी घंटी बजाई। वह मेरी भतीजी पूजा थी, मेरे दिवंगत भाई राम प्रसाद की बेटी। वह एक प्लास्टिक बैग में मिठाई ले खड़ी थी और उसकी आंखें घबराहट से भरी थीं। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? उसने पूछा। बेशक, मैंने कहा, एक तरफ हटते हुए। वह बैठ गई, मिठाइयों को मेज पर रखा और हिचकिचाई। फिर उसने सीधे कहा, विशाल चाचा हमारे घर आए थे। वह रो रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ था। मेरे पिता मुझे यह कहने के लिए गुस्सा होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें आपकी जरूरत है। मैं पल भर के लिए चुप रहा। फिर मैंने पूछा, क्या उसने तुम्हें सब कुछ बताया? उसने सिर हिलाया। काफी। उसे पता है कि उसने हद पार कर दी थी। वह कहता है कि उसने अपनी पत्नी के दबाव में, उसके माता पिता के दबाव में, इस विचार के दबाव में ऐसा किया कि आपको अब घर की जरूरत नहीं होगी। मैंने आहिस्ता से टोका, तो सच बोलने से ज्यादा आसान है बाप को घर से निकालना। पूजा ने नजरें झुका ली। वो सही नहीं है ताऊ जी, पर वो टूट गया है। मैं खड़ा हुआ, खिड़की तक गया और बाहर के नज़ारे को देखने लगा। वही छतें जो मैं अपने घर के आंगन से देखता था, उस घर से जो अब मेरा नहीं था। वह टूटा हुआ है, हाँ, पर आज नहीं। वह उस पल टूट गया था जब उसे लगा मैं बेकार हो गया हूं। वह खड़ी हुई और बोली, मैं जानती हूं, पर शायद अब वह सुनने को तैयार है। मैंने एक बार सिर हिलाया। उसने मटकी और मिठाई रखी और चुपचाप चली गई। उस रात मैं ज्यादा नहीं सोया। मैं यही सोचता रहा कि कैसे विशाल बचपन में मेरा हाथ पकड़ता था, कैसे वह गेट तक भागता था जब मैं काम से लौटता था, कैसे वह मेरे लिए माचिस का पैकेट लाता था, कैसे वह रोया था जब मैंने उसे पहली बार स्कूल छोड़ा था। वह लड़का, उसे मैंने सालों से नहीं देखा था। मुझे बदला नहीं चाहिए था, कभी नहीं। मैं तो बस उसे एक चेतावनी देना चाहता था, खुद को और हर उस इंसान को जो पिता शब्द का मतलब भूल गया था। अगली सुबह मैं उस मंदिर की तरफ गया जहां माधुरी और मैंने अपनी 40वीं सालगिरह पर फिर से शादी का आशीर्वाद लिया था। मैं सबसे आखिरी बेंच पर बैठा। मैंने उसके बदलने के लिए प्रार्थना नहीं की। मैंने बस यह कहा कि कड़वाहट को दीवार न बनने दे जहां जगह होनी चाहिए। मैं निकलने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। बाबूजी। वह विशाल था। वह थका हुआ लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कमीज में सिलवटें थीं, आंखें सूजी हुई थीं। वो धीरे धीरे आया और मेरे बगल में बैठ गया। हम दोनों 1 मिनट तक नहीं बोले। फिर उसने कहा, मैं घर मांगने नहीं आया। मुझे पता है वह चला गया। मुझे पता है वह आपका था हमेशा से। मैं बस यह देखने आया हूं कि क्या आपके दिल में मेरे लिए अभी भी जगह है। मैंने उसे देखा, सच में देखा, और कहा, वह तो इस बात पर निर्भर करता है। वह नहीं डरा। उसने सिर हिलाया। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा बाबूजी, उसने कहा, और शायद यह आपकी गलती है। आपने मुझे मजबूत, स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी बनाया, पर शायद मैंने महत्वाकांक्षा को मालिकाना। मुझे लगा कि उसने मुझे मजाक समझ लिया है।
मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया कि मैंने तुम्हें इस विचार से नहीं पाला था कि तुम कभी मेरी छत के या मेरी चुप्पी के मालिक बन बैठोगे। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है और मुझे उस सब के लिए अफसोस है। सिर्फ जो मैंने किया उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी पलों के लिए जब मैंने आपको देखने की बजाय नज़रअंदाज किया। वह उठा और बेंच पर कुछ रख दिया। यह हमारी तीनों की एक पुरानी तस्वीर थी, मेरी, उसकी और मेरी प्यारी माधुरी की। उसने कहा, मैं अब से हर रविवार सुबह इसी पार्क में मिलूंगा। मैं फव्वारे के पास वाली बेंच पर बैठूंगा। अगर किसी दिन आपको बात करने का मन हो तो मैं वहीं मिलूंगा। वह बिना मुड़े चला गया। मैं काफी देर तक मंदिर में बैठा रहा। मेरे मन में एक अजीब सा गुस्सा था। मेरा निश्चय बदल गया था। मैं भूला तो नहीं था, पर अब मेरे इरादे कुछ और थे। अगले रविवार मैं जल्दी उठ गया। शरीर की अपनी एक घड़ी होती है, खासकर जब आत्मा बोझिल हो। ऐसा नहीं था कि मैं उसे देखने का सोच रहा था। मैंने अभी तक तय नहीं किया था, पर मुझे चलना था। मुझे सुबह की ताज़ा हवा चाहिए थी। यह याद करना था कि मैं इस सब के पहले कैसा था। मैंने अपनी कॉफ़ी कड़क और बिना चीनी की बनाई, ठीक वैसे ही जैसे मुझे पसंद थी, और अपने गुप्त अपार्टमेंट की छोटी बालकनी में बैठ गया। वहां से मैं शहर को जागते हुए देख रहा था। दूर के हॉर्न, बेकरियों से आती ताज़ी रोटी की खुशबू, एक माँ का अपनी खिड़की से बेटे को जल्दी करने के लिए चिल्लाना। बाहर इतनी जिंदगी थी और मैं अंदर ही अंदर खुद के टुकड़े समेट रहा था। मैं लगभग 20 मिनट तक वहीं बैठा रहा, फिर उठा। मैंने एक सफ़ेद लिनन की कमीज पहनी, एक साधारण टोपी लगाई और बिना किसी मंजिल के निकल पड़ा। बस चलता रहा। सूरज पहले से ही गर्म हो रहा था जब अनजाने में मेरे कदम मुझे पार्क तक ले गए और वह वहीं बेंच पर बैठा था जैसा उसने कहा था। वह बस सामने खाली जगह को देख रहा था। मेरे गले में एक गांठ सी पड़ गई, मैं मानता हूं, क्योंकि भले ही मैं सही था, पर अपने बेटे को ऐसे मायूस, नाजुक और खुद से हारा हुआ देखना आसान नहीं था। मैं सड़क के दूसरी तरफ खड़ा होकर देखता रहा। वह अपनी उंगलियां हिला रहा था जैसे घबराया हुआ हो। वह चारों तरफ देखता, फिर जमीन पर। कभी कभी वह आंखें बंद कर लेता जैसे कोई बिना आवाज के प्रार्थना कर रहा हो। मैं वहीं खड़ा खुद से लड़ रहा था। मेरा एक हिस्सा चाहता था कि मैं पार जाऊं, उसके बगल में बैठूं और कहूं, चलो फिर से शुरू करते हैं, सब ठीक है। पर मेरा दूसरा हिस्सा, वो कागज, मेरे सामान को बगीचे में फेंकना और उसकी वो हंसी जब उसने मुझे बेघर कहा, यह सब मैं भूल नहीं सकता था। मैं पार नहीं गया। मैं मुड़ा और धीरे धीरे अपने घर की ओर वापस चला। मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी चुप्पी जरूरी होती है। कभी कभी दर्द को शांत होने की जरूरत होती है, जैसे धूल तूफान के बाद शांत होती है। सोमवार को मैं माधुरी की कब्र पर गया। मैं नए फूल ले गया और संगमरमर को उस कपड़े से साफ किया जो मैं हमेशा अपनी जेब में रखता हूं। मैं उसके बगल में बैठ गया और उससे बात की, जैसे मैं अक्सर करता हूं। मैंने उसे सब बताया, उस नोट से लेकर मंदिर में उस पल तक, और फिर पार्क की बेंच तक। मैंने ऊंची आवाज में पूछा, माधुरी, क्या मैं ज्यादा सख्त हो रहा हूं? पर हवा ने बस पेड़ों की पत्तियों को हिलाया। कोई जवाब नहीं था, पर मुझे एक छोटी सी शांति महसूस हुई, एक राहत जो मुझे काफी थी, जैसे वह कह रही हो, अपनी राह पर चलते रहो। और मैंने वही किया। मैंने अपनी जिंदगी जारी रखी। मैं बाजार गया, चौराहे पर अपना अखबार पढ़ा, पाब्लो की दुकान में पुराने दोस्तों से बातें की। शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था, पर मुझ में कुछ बदल गया था, और मुझे पता था कि विशाल में भी। 2 हफ्ते बीत गए और एक शनिवार की सुबह मुझे अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक बिना पते का लिफाफा मिला। अंदर विशाल का बचपन का एक पुराना चित्र था। उस पर लिखा था, दुनिया के सबसे अच्छे पापा के लिए। मुझे याद आया, यह सालों तक मेरे कमरे की दीवार पर लगा रहा था। उसने हम दोनों को एक पतंग के साथ बनाया था, मैं टोपी में और वह मेरा हाथ पकड़े हुए। यह बचकाना और मासूम था, पर इसने मुझे वहां छुआ जहां मुझे लगा था कि अब दर्द नहीं होता। मैं उस कागज को हाथों में लिए कुर्सी पर बैठ गया और रोया, न तो गुस्से से न ही दया से। मैं उस बच्चे की याद में रोया जो मेरा बेटा कभी था। उस समय के लिए जब वह मुझे गर्व से देखता था, जब मेरी मौजूदगी ही उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए काफी थी। वह बच्चा कब खो गया? अपने रास्ते के किस मोड़ पर वह ऐसा आदमी बन गया जिसने मुझे मेरे घर से निकाल दिया? अगले दिन मैं फिर पार्क गया। वह बेंच अभी भी खाली थी। मैं बैठ गया, पर ज्यादा देर नहीं। मैंने लगभग 10 मिनट इंतजार किया, और जब मैं उठने ही वाला था तो मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। यह विशाल था। वह धीरे धीरे आ रहा था, जैसे उसे डर हो कि मैं वहां नहीं मिलूंगा। मुझे देखकर वह 1 सेकंड के लिए रुका, फिर वह मेरी ओर चला और बस इतना ही कह पाया, आने के लिए धन्यवाद। हम दोनों बिना एक दूसरे को देखे, बिना किसी जल्दबाजी के चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद उसने कहा, मां को हमें ऐसे देखकर अच्छा लगता,
मैंने सहमति में सिर हिलाया। वह कभी नहीं चाहती थीं कि बात यहां तक पहुंचे। उसने जोड़ा और मैंने उत्तर दिया, मुझे पता है, पर उन्होंने तुम्हें माफी मांगना भी सिखाया था। उसने गहरी सांस ली और बोला, तो मुझे ऐसा करने दीजिए, लेकिन सही तरीके से। वह मेरी ओर मुड़ा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लालच ने अंधा कर दिया। मैंने आपकी जगह दूसरों को चुना, आपके मेरे लिए किए गए सब कुछ को भुला दिया। मैंने सोचा कि बुढ़ापे की वजह से अब आप मायने नहीं रखते। मैं जिद्दी और अहंकारी था। मैं समझता हूं, अगर आप मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहते, पर मुझे यह कहना जरूरी था। मुझे जवाब देने में देर लगी। संदेह की वजह से नहीं, बल्कि उस दर्द के सम्मान के लिए जो वह अभी भी महसूस कर रहा था। तब मैंने उससे कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की विशाल, बहुत बड़ी। पर अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो, धैर्य और सम्मान के साथ सब फिर से बनाना चाहते हो, तो शायद हम दोनों के बीच अभी भी कुछ बाकी है। उसने सिर हिलाया और उस पल एक क्षण के लिए मैंने उसकी आंखों में चमक और विनम्रता देखी, एक सच्चा दर्द। हमने हाथ मिलाकर विदा ली, बिना किसी वादे के, बिना किसी तारीख के। पर हम दोनों के बीच कुछ नया था, एक संभावना। घर लौटते समय मैंने आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। इसलिए नहीं कि सब ठीक हो गया था, बल्कि इसलिए कि मैं एक बात समझ गया था। बात घर वापस पाने की नहीं थी, बात अपनी आवाज, अपनी गरिमा और शायद किस्मत से अपने बेटे को वापस पाने की थी। पार्क की बेंच पर हुई वह बातचीत विशाल ने जो किया उसे मिटा नहीं पाई, पर इसने मुझे पहले से ज्यादा कठोर भी नहीं बनाया। मैं अभी भी अपनी उन चीजों की तस्वीर के साथ सोता था जो हवा के रहमोक्रम पर बगीचे में बिखरी पड़ी थीं, जैसे उस घर में मेरा इतिहास किसी पुराने कागज की तरह फेंक दिया गया हो। अभी भी दर्द होता था। यह एक ऐसे कांटे की तरह दुखता था जिसे कोई नहीं देखता, पर जो हर बार हिलने पर परेशान करता है। पर मैं इतना जी चुका था कि यह समझ सकूं कि जीवन की महत्वपूर्ण बातें एक माफी और हाथ मिलाने से हल नहीं होती। उन्हें समय, कर्म और खामोशी की भी जरूरत होती है। अगले दिनों में विशाल न तो आया और न ही फोन किया, पर मुझे यह उम्मीद भी नहीं थी कि उसका घमंड एक दिन में खत्म हो जाएगा। जो मुझे उम्मीद नहीं थी वह था जो उसके बाद हुआ। बुधवार को मुझे एक हाथ से लिखा हुआ खत मिला, एक बिना पते का लिफाफा, पर वह लिखावट मैं 100 साल बाद भी पहचान लेता। यह उसी की थी। मैंने उसे आराम से खोला और जो पढ़ा उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। पापा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस सब के बारे में बहुत सोचा है। सिर्फ मैंने जो किया उसके बारे में नहीं, बल्कि आप मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते थे। मुझे वे सभी बार याद आईं जब आप मुझे साइकिल पर स्कूल ले जाते थे, काम से थके होने के बावजूद। वे बार जब आप ठीक से नहीं खाते थे ताकि मेरे पास थाली में कुछ हो, और मैंने वह सब फेंक दिया जैसे उसका कोई मोल ही ना हो। मैं आपको यह नहीं लिख रहा हूं कि सब पहले जैसा हो जाए। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप जानें कि मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, और यद्यपि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं आपका थोड़ा सा विश्वास भी वापस पाना चाहता हूं। पार्क आने के लिए धन्यवाद। वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। विशाल। मैंने उसे धीरे से पढ़ा, फिर उसे दोबारा पढ़ा। मैंने उसे अपनी कमीज की जेब में रखा और टहलने निकल गया। मैंने जवाब नहीं दिया, उस दिन नहीं। मैंने खत को माधुरी के साथ मेरी तस्वीर के बगल में रात की मेज पर रखना पसंद किया, और मैंने उसे ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, तुम क्या करती। शुक्रवार को इंटरकॉम बजा। चौकीदार कह रहा था कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मैं नीचे गया। वह विशाल की पत्नी रिया थी। हम कभी करीब नहीं थे, पर हमें कोई समस्या भी नहीं थी। उसने मुझे शर्म और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से देखा। उसने मेरे गाल पर चूमा और कहा, मुझे आपसे मिलना था, क्या मैं ऊपर आ सकती हूं। मैंने सिर हिलाया। हम ऊपर गए। मैंने उसे कॉफी की पेशकश की। उसने स्वीकार कर लिया। हम रसोई में बैठे और वह सीधी बात पर आ गई। विशाल बदलने की कोशिश कर रहा है, हर प्रसाद जी, पर वह भ्रमित है। जो उसने किया उसे ठीक न कर पाने के डर से। मैं उससे कहती हूं कि माफी मांगना, यह तो बस शुरुआत है, पर अगर आप खुद ही कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो यह भी किसी काम का नहीं है। उसने मुझे कोई जगह नहीं दी। सरिता, उसने मुझे बेदखल कर दिया। उसे लगा कि वह उस घर को हथिया सकता है जहां उसकी मां का अंतिम संस्कार हुआ था, जहां वह खुद पला बढ़ा। यह कोई गलती नहीं थी, यह एक धोखा था। उसने दृष्टि झुका ली और अपनी कॉफी को धीरे से हिलाया। मुझे पता है, मैं उनके बचाव में नहीं आई हूं। मैं बस ये कहना चाहती थी कि आपका महत्व अभी भी है। वो आपकी बातें करता है, पर जानता नहीं कि कैसे करीब आए। और मैं भी तो इस परिवार को संभालने की जद्दोजहद में हूं, अपने लिए, बच्चों के लिए और शायद आपके लिए भी। रिया में सचमुच हिम्मत थी। उसमें आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था।
एक पल के लिए मुझे मेरी माधुरी की याद आ गई और मेरी आंखों में नमी आ गई। विशाल को यह समझना होगा कि क्षमा करना भूलना नहीं होता और रिश्ते केवल बातों से नहीं बल्कि कर्मों से, विनम्रता और सम्मान से बनते हैं। उसने सिर हिलाया, अपनी कॉफी समाप्त की, धन्यवाद कहा और चली गई। जब मैंने द्वार बंद किया तो मैं गलियारे में खड़ा देखता रहा। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, पर रिया की बातों ने मेरे मन में एक हलचल छोड़ दी थी, संदेह की और संभावनाओं की भी। अगले रविवार को मैं मंदिर गया, हमेशा की तरह पीछे बैठ गया। पूजा के दौरान मैंने कुछ भी नहीं मांगा, बस खामोश रहा और अपने भीतर उस आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा जो मैं अभी तक कह नहीं पा रहा था। आखिर में मेरी मुलाकात पुजारी जी से हुई। वह मेरे पुराने मित्र थे। उन्होंने मुझे मंदिर के जीर्णोद्धार, दान और बाल मंदिर के बच्चों के बारे में बताया। बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा, और विशाल, सब ठीक चल रहा है ना? मुझे जवाब देने में कुछ देर लगी, पर फिर मैंने कहा, मुझे नहीं पता, पर शायद अब चीजें बदलने लगी हैं। उन्होंने उस शांति से मुस्कुराया जैसे किसी ने दुनिया को कई बार घूमते देखा हो। कभी कभी दूसरों को अकेला छोड़ देना पड़ता है, जब तक उन्हें यह एहसास न हो जाए कि उन्हें वापस आने की जरूरत है। अगले सोमवार को मैंने उस घर के लेटर बॉक्स में एक लिफाफा छोड़ दिया जो कभी मेरा हुआ करता था। अंदर विशाल ने मुझे जो पत्र भेजा था वह था, और एक और कागज जिस पर मैंने बस एक वाक्य लिखा था, हम अभी भी राह में हैं, पर अब तुम्हें रास्ता पता है। अगले हफ्ते विशाल मेरे अपार्टमेंट के चौकीदार के पास आया। वह ऊपर नहीं आया, बस एक कागज का थैला छोड़ गया। उसमें 2 पांव रिया द्वारा बनाई गई घर की बनी हुई जैम और एक नोट था जिस पर लिखा था, दिन की शुरुआत मीठे से करने के लिए, प्यार से, आपका बेटा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, पर उस भेंट को स्वीकार कर लिया। यह कई सालों में पहली बार था कि उसके किसी हाव भाव ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर किया, भले ही अंदर। मैं जानता था कि वह वास्तव में समय में वापस जाना चाहता था, पर समय कभी वापस नहीं आता। जो वापस आती है वह सच्चाई है, और वह हमारे बीच अब अंकुरित होने लगी थी। अभी वह छोटी थी, नाजुक और थोड़ी शर्मीली, पर वह सच्ची थी। अभी बहुत कुछ होना बाकी था। अभी उसे अपने भाइयों से बात करनी थी। जो उसने किया था उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना था। अभी उसे वह शांति वापस करनी थी जो उसने मुझसे छीनी थी। पर अब कम से कम मैं जानता था कि वह अब इनकार में नहीं था, और यह तो उससे कहीं ज्यादा था जितना बहुत से लोग हासिल कर पाते हैं। उस रात जब मैं रात का भोजन समाप्त कर रहा था, मैंने पांव पर जैम लगाया और धीरे से मुस्कुराया। मैं सोच रहा था कि कभी कभी बच्चे भटक जाते हैं, पर अगर पिता खुद को नहीं खोता तो शायद किसी दिन वे वापस आने का रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि माफी मांगना भूलने जैसा नहीं है, और माफ करने के लिए पहले एक वास्तविक बदलाव देखना जरूरी है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो मीठी बातों से पिघल जाता है, पुराने कागज पर लिखी यादों से तो बिल्कुल नहीं। अगर विशाल वाकई मेरे साथ फिर से चलना चाहता था तो उसे यह साबित करना होगा, और मेरे लिए साबित करना कर्मों से होता है, बातों से नहीं। रिया की मुलाकात ने मुझे छू लिया था। बेशक मैं पत्थर का नहीं हूं, पर मैं भोला भी नहीं हूं। अगर वह मेरे पास आई है तो इसका मतलब है कि उसमें अभी भी वह करने की हिम्मत नहीं थी जो उसे करना चाहिए था। वह संदेश भेज रहा था, पर मेरे सामने नहीं आ रहा था। उसमें आत्मसम्मान और सच्चाई की कमी थी। उस हफ्ते मैंने उत्तर प्रदेश में एक पुराने दोस्त से मिलने जाने का फैसला किया। वह उन दिनों का साथी था जब वह अभी भी सुबह से शाम तक काम स्वीकार करता था। मैंने सुबह सुबह बस पकड़ी और अपने साथ विशाल का पत्र ले गया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की राय सुनना चाहता था जो मेरी कहानी को बाहर से जानता था, बिना खून के रिश्ते के। मुनीम जी ने मुझे एक मजबूत गले लगाने और एक कड़क बिना चीनी की कॉफी से स्वागत किया। हम उनके आंगन में एक अंगूरों से लदी बेल के नीचे बैठ गए और मैंने उन्हें सब कुछ बताया, बिना किसी लाख लपेट के। उन्होंने हमेशा की तरह खामोशी से सुना। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने अपनी मुंह से माचिस की तीली निकाली, मेरी तरफ देखा और कहा, हर प्रसाद जो पिता के सम्मान को रौंदता है वह पवित्र भूमि को रौंदता है। पर अगर बेटा फिर से बीज बोना चाहता है तो तुम्हें तय करना होगा कि तुम उसे बढ़ने दोगे या सब कुछ जड़ से उखाड़ दोगे। मैं खामोश रहा। वह वाक्य कई दिनों तक मेरे दिमाग में गूंजता रहा। मैं जानता था कि विशाल अंदर से कुछ बदल गया था, भले ही छोटा हो, पर उसे अभी भी अपने की का सामना करना था। परिवार की आंखों में देखकर उसे अपनी कायरता माननी थी। शुक्रवार रात को मैं घर लौटा। अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के नीचे एक और लिफाफा मिला। इस बार अंदर हमारी एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें मैं उसे गोद में लिए था। वह लगभग 3 साल का था। हम उस घर के सामने खड़े थे जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था।
तस्वीर के पीछे लिखा था, मैंने सब कुछ तोड़ दिया पिताजी, पर मैंने आपसे ही सीखा है कि हाथों से किया हुआ काम मेहनत से फिर से बनाया जा सकता है। मैं बैठक की कुर्सी पर बैठ गया और उस तस्वीर को देखता रहा। ईंट, सीमेंट और पसीने से भरे वो दिन याद करना मुश्किल नहीं था। वो रविवार जब मैं दीवार पूरी करने के लिए आराम नहीं करता था और माधुरी टिन के कप में ठंडा शरबत लेकर आती थी। मैंने वो घर केवल सामग्री से नहीं बल्कि अपनी उपस्थिति, अपने बलिदान से बनाया था। यह देखकर कि उसे इस बात का एहसास था, यह कुछ तो था पर पर्याप्त नहीं था। शनिवार शाम को मुझे फोन आया। यह मेरा छोटा बेटा अमित था। पिताजी, विशाल ने कल सभी को दोपहर के भोजन पर बुलाया है। कहता है कि वह सबसे बात करना चाहता है। रिया भी जोर दे रही है। क्या आप जाएंगे? मुझे कुछ सेकंड लगे, फिर मैंने कहा, मैं जाऊंगा। रविवार को मैंने अपनी सफ़ेद कमीज, गहरे रंग की पैंट पहनी और थोड़ा इत्र लगाया। ये वैनिटी के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए था। मैं उस घर तक गया जहां सब कुछ हुआ था, जहां मुझे बाहर निकाला गया था, जहां मेरी चीज़ें कचरे की तरह घास में फेंक दी गई थीं। जब मैं पहुंचा, दरवाज़ा खुला था। रिया फाटक पर आई और एक हल्की मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। उसने बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। मैं अंदर गया। मेज़ आंगन में लगा था। एक साधारण पर प्यार से तैयार किया गया दोपहर का भोजन। विशाल घबराया हुआ था। यह दिख रहा था कि वह कैसे गिलास ठीक कर रहा था और मुझसे नजरें चुरा रहा था। वहां अमित, उसकी पत्नी, मेरी दोनों बेटियां और यहां तक कि एक पोता भी था जो सिर्फ यह देखने के लिए लखनऊ से आया था कि क्या हो रहा है। जब सब बैठ गए, विशाल खड़ा हुआ, घूंट भरा और शुरू हुआ। पिताजी, मैंने आप सबको यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे कुछ जोर से कहना है। क्योंकि मैंने जो किया वह सिर्फ आपके खिलाफ नहीं था, वह हमारे पूरे इतिहास के खिलाफ था जो यह घर दर्शाता है। सन्नाटा छाया हुआ था, हवा भारी थी। मैंने झूठ बोला, मैंने आपके मुंह पर विश्वास का फायदा उठाया और जब मुझे जो चाहिए था वह मिल गया तो मैंने आपको एक बोझ की तरह बाहर निकाल दिया। एक अजनबी के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता। और आप तो बिल्कुल नहीं। उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे हर रोज़ शर्म आती है, लेकिन आज मैं आप सबके सामने हूं, आपसे सच में माफ़ी मांगने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने घर के कागजात फिर से आपके नाम कर दिए हैं। यह रहा दस्तावेज। उसने एक लिफाफा निकाला और उसे मेरे सामने मेज़ पर रख दिया। मुझे अब और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी उपस्थिति चाहिए। मैंने नष्ट किया उसे फिर से बनाने की कोशिश करना चाहता हूं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने लिफाफा लिया, उसे खोला। यह दस्तावेज था। मेरे नाम पर सब कुछ सही था, हस्ताक्षरित, मुहरबंद, प्रमाणित। यह नाटक नहीं था, यह कार्यवाही थी। मुझे बोलने में समय लगा। फिर मैंने ऊपर देखा और उसे देखा। आंखों में कोई घमंड या बनावटी शर्म नहीं थी। जो था वह सच था और उसे फर्जी नहीं बनाया जा सकता था। तुमने जो किया वह गंदा था, क्रूर था, लेकिन आज बरसों में पहली बार मैं तुम्हें एक आदमी के रूप में देख रहा हूं। और एक आदमी का न्याय सिर्फ उसकी गलती से नहीं बल्कि गलती के बाद वह क्या करता है उससे किया जाता है। उसने सिर झुकाया। रिया चुपचाप रो रही थी। अमित को राहत मिली हुई लग रही थी। मेरी बेटियां आंसू रोक रही थीं और मैं सिर्फ गहरी सांस ली। मैं इस घर में फिर से नहीं रहूंगा। ये अब मेरा घर नहीं है, लेकिन तुमने मुझे शांति वापस कर दी है और यह किसी भी छत से ज्यादा कीमती है। हम चुप रहे। एक सन्नाटा जो उन बातों से भरा था जो शब्दों में समा नहीं सकती थी। फिर विशाल पास आया और कई सालों में पहली बार मुझे गले लगा लिया। ये एक प्रतिबद्धता का आलिंगन नहीं था बल्कि एक बेटे का था जो समझता है कि उसने लगभग क्या खो दिया था। उस दिन कोई उपन्यास जैसी सुलह नहीं हुई, कोई हमेशा के लिए खुशियां नहीं मिली। सम्मान था, सच्चाई थी और मेरे लिए वह पर्याप्त था। आंगन में उस दोपहर के भोजन के बाद मैंने कई हफ्तों तक विशाल को फिर से नहीं देखा। उसने मुझे घर के कागजात वापस कर दिए थे, हाँ, और वह पूरे परिवार के सामने एक दृढ़ शब्दों वाले और दृश्यमान पश्चाताप वाले आदमी की तरह खड़ा हुआ था। लेकिन एक अकेली कार्यवाही वह सब कुछ नहीं मिटा सकती थी। जो टूट चुका था वह केवल एक हाव भाव से फिर से नहीं जुड़ा। विश्वास तो नींव की तरह होता है जिसे रोज रोज ईंट ईंट करके बनाया जाता है। जैसे मैं निर्माण स्थलों पर दीवारें उठाता था, हर एक ब्लॉक को सही जगह पर जमाता था ताकि नींव इतनी मजबूत रहे कि उसका बोझ कुछ भी न गिरा पाए जिसे इतनी मेहनत से खड़ा किया गया था। मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगा रहा। चौक में दोस्तों के साथ कॉफी पीने जाता, शनिवार को बाजार घूमता और अपने छिपे हुए अपार्टमेंट की बालकनी में पौधों का ख्याल रखता। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ, डर से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से। वह जगह मेरा अपना आश्रय था, मेरा एकांत। सिर्फ माधुरी जानती थी और वह, जो हमेशा शांत और समझदार थी,
मेरे इस स्थान का सम्मान करती थी, जैसे कोई पवित्र वेदी का सम्मान करता हो। रविवार को पूजा मुझे छोटे छोटे संदेश भेजती थी। सुप्रभात हर प्रसाद, बस ये बताने के लिए कि हम आपको याद कर रहे हैं। कभी कभी विशाल भी कोशिश करता था, पिताजी क्या मैं किसी दिन आपसे बात करने आ सकता हूं? मैं संदेश पढ़ता, गहरी सांस लेता और उन्हें बिना जवाब दिए छोड़ देता। ऐसा नहीं था कि मैं माफ नहीं करना चाहता था, बल्कि मुझे अभी भी समझना था कि उस माफी की कीमत क्या होगी, क्योंकि कोई बहुत जल्दी माफ करके गलती कर सकता है और एक पिता अपने कंधों पर केवल माफी ही नहीं, एक मिसाल भी लेकर चलता है। एक शाम बाजार से लौटते हुए मैंने कुछ अजीब देखा। मैं पुरानी हवेली के सामने रुक गया। एक छोटा ट्रक मेज और कुर्सियां उतार रहा था। विशाल और रिया, जो अब विशाल के ससुराल वालों के साथ थे, गैरेज में सामान जमा रहे थे। फिर अमित कुछ थैलों के साथ आया। मैं छिपा नहीं, सड़क पार कर गया। मैंने लोहे के फाटक पर ताली बजाई। रिया ने मुझे पहले देखा। उसने घबराई हुई मुस्कान के साथ फाटक खोला, मानो उसे किसी गलत काम में रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। विशाल तुरंत सामने आ गया। पिताजी, आप आ गए, अच्छा हुआ, मैंने दृढ़ स्वर में पर बिना कटुता के कहा। मैं बस देखने आया हूं कि तुम लोग क्या गुल खिला रहे हो। हम घर को एक छोटा सामुदायिक केंद्र बना रहे हैं, बेघर लोगों और उन बुजुर्गों के लिए जिन्हें कुछ दिनों के लिए छत चाहिए। हम दोपहर का भोजन और चाय देंगे और जो बात करना चाहेगा उसे कोई मिल जाएगा। हमने इसका नाम हर प्रसाद निवास रखा है। मैं एक पल के लिए चुप रहा, इसलिए नहीं कि मैं तुरंत भावुक हो गया, बल्कि इसलिए कि यह अप्रत्याशित था। रिया पास आई। यह विचार मेरा था, पर विशाल तुरंत मान गया और मैं सच कहती हूं, वह इसे मेरी उम्मीद से ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। उसने कहा, यह वही तरीका है जिससे मैं उस चीज का कुछ हिस्सा चुका सकता हूं जो मैंने आपसे छीनी। मैंने उन दोनों को देखा, फिर मैंने घर को देखा, वही घर जहां मुझे अपमानित किया गया था, जहां मेरा सामान कचरे की तरह आंगन में फेंक दिया गया था, और अब वह उन लोगों के लिए एक आश्रय होगा जिनके पास उस दिन मुझसे भी कम था। मैंने शब्दों से जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया। सावधान रहना, मदद का वादा करके उसे पूरा न करना वादा न करने से ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। मुझे पता है पिताजी, विशाल ने कहा, पर इस बार मैं असफल नहीं होऊंगा। अगर मैं असफल हुआ तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने विदा ली और चला गया। मैं अंदर नहीं गया, न बैठा न चाय पी, पर अपने कोने में लौटने के इस छोटे से रास्ते पर मैंने अपने कंधों पर थोड़ा कम भार महसूस किया। यह पूर्ण स्वीकृति नहीं थी, पर यह एक सीढ़ी थी, एक संकेत, एक चिंगारी। अगले हफ्ते मैंने पड़ोसियों को उस हर प्रसाद निवास के बारे में बातें करते सुना। बाजार में एक महिला ने मुझे बताया कि उसने वहां खाना खाया था और हॉल में बज रहे एक पुराने गीत को सुनकर वह रो पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे मेरी मां गाया करती थी। जिन राजमिस्त्रियों के साथ मैंने काम किया था, उनमें से एक पड़ोसी ने मुझे ढूंढा और कहा, हर प्रसाद, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आपके बेटे ने मुझे एक प्लेट खाना परोसा और मेरी कहानी सुनने के लिए बैठा भी। उसने मेरा सम्मान किया, हालांकि मैं सीमेंट की धूल से भरा हुआ था। मैं चुप रहा, पर अंदर कुछ हिल गया। रविवार को मुझे एक पत्र मिला, मोबाइल पर संदेश नहीं, बल्कि हाथ से लिखा हुआ एक असली पत्र। वह विशाल का था। उसमें लिखा था, पिताजी, घर अब एक शांतिपूर्ण जगह है, पर मैं तभी जानूंगा कि मैं सच में बदल रहा हूं जब आप उस फाटक से एक मालिक की तरह प्रवेश करेंगे, न कि एक आगंतुक की तरह। जब तक ऐसा नहीं होता मैं कर्जदार रहूंगा। मैंने पत्र मेज पर रख दिया। माधुरी, जो मुझे दूर से देख रही थी, उन्होंने पूछा, तो क्या हर प्रसाद तुम दरवाजा बंद रखोगे? मैंने थकी हुई पर सच्ची नजर से जवाब दिया, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया है, बस मुझे नहीं पता कि इसे सामने से खोलना चाहिए या पीछे के आंगन से। एक बार मैं मुख्य दरवाजे से अंदर गया था और मुझे आंगन में धकेल दिया गया था, मैं फेंक दिया गया था। वह स्नेह से मुस्कुराई और मेरे कंधों पर हाथ रखकर मुझे गले लगा लिया। घर के दरवाजे, आंगन या खिड़की से, किसी दिन तो तुम्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। उस रात मुझे अपने पिता का सपना आया। वे उस पुराने घर के बाहर एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे जहां मैं बड़ा हुआ था। वे बीड़ी पी रहे थे और क्षितिज को ताक रहे थे। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा, बेटे, गर्व अच्छी बात है, पर जब वह दीवार बन जाता है तो तुम्हें उन लोगों से भी अलग कर देता है जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं पसीने से भीगा हुआ जागा। मैं उठा, बालकनी में गया और आसमान को देखा। तारे साफ थे, चमक रहे थे, और उसी पल मैंने तय किया, इसलिए नहीं कि विशाल इसके लायक था, बल्कि इसलिए कि मैं उस बोझ को उतारने के लायक था। अगले दिन दोपहर के भोजन से पहले मैंने अपनी पगड़ी पहनी, अपने सफेद बालों को संवारा और निकल पड़ा। मैं घर पहुंचा, वह खुला था। सड़क पर लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े थे। सभी की आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें उम्मीद थी।
विशाल वहां एक सादी कमीज और एक एप्रन पहने सूप परोस रहा था जिस पर लिखा था, कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ता। उसने मुझे देखा और स्थिर हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं उसकी ओर बढ़ा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम्हें मदद चाहिए? उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। उसने मुझे सूप परोसने के लिए एक बड़ी चम्मच दी और उस पल, बिना किसी भाषण के, बिना किसी दर्शक के, सिर्फ सूप की महक और कतार की हल्की फुसफुसाहट के साथ कुछ फिर से बन गया। पूरी तरह से नहीं, सोने के धागों से नहीं, पर सीमेंट और चुप्पी के साथ। मुझे नहीं पता कि वह उस दिन सूप परोसते हुए था या कुछ ऐसा था जो मेरे अंदर काफी समय से पक रहा था, पर सच ये है कि वह गर्म और धुआंधार चम्मच जो मैंने एक ऐसे आदमी को दी जिसने शर्म से मेरी आंखों में देखा भी नहीं, वह सिर्फ खाना नहीं था। यह एक ऐसा इशारा था जिसने मुझे बदल दिया। उनके लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए, क्योंकि मैं समझ गया कि ज्यादा समय तक गर्व को पकड़े रहना पुल नहीं बनाता, दीवारें बनाता है। और हालांकि मुझे दूर जाने का पछतावा नहीं है, मैं वहीं अटका भी नहीं रह सकता था। जैसे सब कुछ उस दिन खत्म हो गया था जब मेरा सामान आंगन में फेंक दिया गया था। विशाल ने कुछ ऐसा किया था जिस पर मुझे उस वक्त तक विश्वास नहीं था कि वह संभव था। उसने मुझे कानों से नहीं, हाथों से सुना। उसने उस घर को उन लोगों के लिए खोल दिया था जिनके पास कुछ नहीं था, और अपना नाम भी दिया था। वही नाम जिसने एक दिन मुझे बाहर का रास्ता दिखाया था, अब भूखों की सेवा में था। उसका एक ऐसा वजन था जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन अभी भी कुछ बाकी था। मैंने बात नहीं की थी, नहीं, सच में मैंने सिर्फ सेवा की थी। मैंने उससे नजरें मिलाई थीं, लेकिन उस घाव को नहीं खोला था जो मेरे सीने में अब भी रिस रहा था। माधुरी ने मुझसे उसी धैर्य से कहा जो सिर्फ उसी के पास था, रामिरो, सूप परोसना दिल खोलने जैसा नहीं है। तुम अभी भी सब कुछ अकेले ही निगल रहे हो। किसी दिन तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम्हें अंदर से क्या तोड़ गया। और वह सही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द सिर्फ मुझे बाहर निकालने का नहीं था। वह खामोश धोखा था, मेरे बेटे की चुप्पी उस दिन जब उसने मेरा सामान घर के बाहर पाया और एक शब्द भी नहीं कहा। वह चुप्पी एक चीख थी, एक चीख जो अब भी मेरी आत्मा की दीवारों में गूंज रही थी। एक शाम मैंने उसे बुलाया। मैंने उससे पुराने पार्क में मिलने के लिए कहा जहां बड़े बड़े पेड़ थे। मैं दीवारें, घर या लोगों से भरी मेज नहीं चाहता था। मैं सिर्फ खुला आसमान और ठोस जमीन चाहता था। वह समय पर पहुंचा। उसने एक सादी कमीज पहनी थी और उसकी आंखें झुकी हुई थीं। हम एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। हवा सूखी पत्तियों को हिला रही थी और दूर बच्चे खेल रहे थे। आखिर में मैंने ही चुप्पी तोड़ी। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और हम हर रविवार यहां आते थे? तुम मुझसे झूला झूलाने के लिए कहते थे जब तक कि तुम्हारे पैरों में हंसी से दर्द न होने लगे। उसने सिर हिलाया। वह मुश्किल से मुस्कुराया। वह बच्चा, मैंने उसे अपने कंधों पर उठाया। मैंने उसे घड़ी पढ़ना सिखाया। मैंने उसे स्कूल के पहले दिन जूते पहनाए। मैं उसे काम पर ले गया ताकि वह देखे कि रोटी कैसे कमाई जाती है। मैंने उसे अपनी सामर्थ्य में आने वाली किसी भी चीज से इनकार नहीं किया, न समय से, न प्यार से, न प्रयास से। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि जो कहना था वह आसान नहीं था। इसलिए जिस दिन मैंने अपना सामान आंगन में देखा, मुझे सिर्फ यह महसूस नहीं हुआ कि तुमने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे लगा कि तुमने मेरी खाल खींच ली है। विशाल ने सिर झुका लिया। उसने दांत भींचे। वह रो रहा था, लेकिन बिना सिसकियों के, ऐसे आंसू जो आवाज नहीं करते लेकिन ज्यादा तकलीफ देते हैं। बेटा, यह सिर्फ शारीरिक चोट नहीं थी, यह मेरे आत्मसम्मान पर चोट थी, और वह भी तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे ससुराल वालों के सामने। जैसे कि मैं कोई बोझ था, एक अड़चन था। मानो मैंने जो कुछ भी अपनी मेहनत से बनाया था उसकी अब कोई कीमत नहीं थी। रिया ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं गलतियों को तो माफ कर सकता हूं, लेकिन धोखे को नहीं भूल सकता। जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला, तुमने बहाना बनाया कि जगह कम है, और बाद में मुझे पता चला कि तुमने यह सब विशाल के ससुराल वालों के रहने के लिए किया था। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह सब सोच समझकर किया गया था। और बेटा, वह एक खंजर की तरह लगा। विशाल अब अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। उसने लाल आंखों से मेरी ओर देखा और बोला, आप बिल्कुल सही कहते हैं पिताजी। मैं एक कायर था। मैंने अन्याय किया और खुद को यह झूठ समझाया कि यही सबके लिए सबसे अच्छा है, लेकिन यह जगह की कमी के कारण नहीं था, यह तो शर्म के कारण था। मुझे आपको अपनी पुरानी आदतों, अपनी लंबी खामोशियों और अपने सीधे सादे रीति रिवाजों के साथ उस घर में रखने में शर्म आती थी। मैं दूसरों को एक आधुनिक, सफल और संभ्रांत परिवार दिखाना चाहता था,
और मुझे लगा कि आप उसमें फिट नहीं बैठते। मैं चुप रहा क्योंकि इस कड़वी सच्चाई को सुनना एक और जोरदार थप्पड़ लगने जैसा था, लेकिन यह सच सुनना ही शायद ठीक होने का एकमात्र रास्ता भी था। और अब मैं कुछ भी दे देता अगर मैं उस रसोई में आपके साथ फिर से गर्मागर्म चाय पी पाता, सुबह 6 बजे आपको खबरों पर अपनी टिप्पणी करते हुए सुन पाता, यह देख पाता कि आप कैसे पोते पोतियों की देखभाल करते हैं जबकि आप अपनी जवानी की वही पुरानी कहानियां दोहराते। मैंने एक गहरी सांस ली। हवा चलती रही। एक सूखी पत्ती मेरे जूते पर आ गिरी। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहता। यह मेरे घमंड के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह अब मेरे दिल से मेरा नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मैं अपने करीबियों से दूर रहूं। उसने मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखा और पूछा, तो आप मुझसे मिलने आएंगे? हां, तुम्हारे बच्चे और विशाल के ससुराल वाले मेरे अपार्टमेंट में आएंगे। हम साथ में खाना खाएंगे, लेकिन मेरी मेज पर मेरे बनाए नियमों के साथ। और वहीं हम उस चीज को फिर से जोड़ेंगे जो टूट गई थी, लेकिन धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। विशाल ने सिर हिलाया। उसने मुझे कसकर गले लगाया, हताशा से नहीं बल्कि सम्मान के साथ, जैसे कोई जानता हो कि वह किसी पवित्र चीज को छू रहा है। उस दिन से वे हर रविवार को आने लगे, पहले थोड़ा झिझक के साथ, फिर ज्यादा सहज होकर। पोते पोतियां फर्श पर बैठते और मेरी कहानियां ऐसे सुनते जैसे वे कोई जादुई दास्तानें हों। विशाल के ससुराल वाले कुछ न कुछ मिठाई लेकर आते। विशाल खुद बर्तन धोता। माधुरी रसोई से अपनी गर्वित मां की आंखों से यह सब देखती रहती। और इस तरह नई हंसी और पुरानी यादों के बीच मुझे महसूस होने लगा कि मेरी जगह कोई घर नहीं थी, न कोई विरासत, न तस्वीरों से भरा कोई कमरा। मेरी जगह वह गहरा बंधन था जो भले ही कुछ समय के लिए टूट गया था, लेकिन हमने उसे फिर से बुनना सीख लिया था। वैसा तो नहीं, लेकिन सच्चा और मजबूत। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि एक रविवार को घर जाते हुए विशाल ने मेरी ओर देखा और कहा, धन्यवाद पिताजी, दरवाज़ा पूरी तरह बंद न करने के लिए, मेरा इंतज़ार करने के लिए और मुझे यह सिखाने के लिए कि कोई पिता कभी नहीं रहता, भले ही उसे घर से बाहर धकेला जाए। मैंने उसे सिर्फ जवाब दिया, और तुम बेटे रिश्ता निभाना नहीं छोड़ते, भले ही तुमने इसे कुछ समय के लिए भुला दिया हो। वह आखिरी रविवार कुछ अलग था, न खाने के कारण, न मेहमानों के कारण, बल्कि उस वजह से विशाल जिस खामोशी से मेज पर बैठा था, वह खामोशी अब शर्मिंदगी की नहीं, बल्कि गहन सोच विचार की थी। ऐसी खामोशी जो बताती है कि कोई अहम बात कही जाने वाली है। माधुरी ने तुरंत भांप लिया। उन्होंने मुझे अपनी उन झुकी हुई भौहों से देखा जो वह तब बनाती हैं जब वह आगे की बात समझ जाती हैं। मैंने चाय परोसी और इससे पहले कि कोई रोजमर्रा की बातचीत शुरू करता, विशाल ने शांत पर मजबूत आवाज में कहा, पिताजी, मैं जानता हूं कि हम हर रविवार आते रहे हैं कि बच्चे अब खुशी से कहते हैं, चलो दादाजी के घर। मुझे पता है कि हम एक शांतिपूर्ण परिवार लगते हैं, लेकिन कुछ कमी है और मैं इसे आज सबके सामने कहना चाहता हूं। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने उसे जगह देते हुए सिर हिलाया। रिया, जो वहीं बैठी थी, उसने नजरें झुका लीं। अमित ने भी अपनी बाहें कसकर बांध लीं। मेरे पोते पोतियां पहले से ज्यादा चौकस होकर मोबाइल एक तरफ रख चुके थे। कुछ कमी है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको वह नहीं लौटाया जो आपने मुझे पूरी जिंदगी दिया पिताजी। आपका समय, आपकी इज्जत, आपका उदाहरण। मैं सिर्फ आपसे मिलने आकर आपके साथ न्याय नहीं कर सकता। इसीलिए इस हफ्ते मैं रजिस्ट्री ऑफिस गया और घर के किसी भी अधिकार से कानूनी रूप से त्यागपत्र दे दिया। मैंने नोटरी के सामने दस्तखत की। अब यह संपत्ति आपके और मां के नाम पर एक स्थानीय संस्था को दान कर दी गई है, ताकि यह उन बुजुर्गों के लिए एक सहारा बन सके जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया है। अब यह मेरा घर नहीं है, यह उन लोगों के लिए एक जगह है जिन्होंने आपकी तरह उन लोगों द्वारा, जिन्हें सबसे ज्यादा परवाह करनी चाहिए थी, उन्होंने ही उन्हें भुला दिया था। रिया की आंखों में नमी थी। विशाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर शब्द नहीं निकले। माधुरी ने भावुक होकर अपने होंठ ढक ली। मैं उसे देर तक देखता रहा। वही बेटा जिसने एक दिन मुझे शर्मिंदगी के साथ घर से निकाल दिया था, अब इज्जत की बातें कर रहा था। वही शख्स जिसने मुझसे मेरी छत छीन ली थी, अब दूसरों के लिए दान कर रहा था। लेकिन सबसे अहम बात यह काम नहीं था, बल्कि इसकी वजह थी, और उसने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा, कोई आगे नहीं बढ़ सकता अगर वह उस पत्थर को नहीं छोड़ता जिससे उसे ठोकर लगी हो। वह घर महज दीवारें नहीं था, वह इस बात का सबूत था कि मैंने आपको निराश किया, और सही मायने में ठीक होने के लिए मुझे उसे पीछे छोड़ना था, न कि नफरत से, बल्कि एक मकसद के साथ। मैंने अपनी आंखें पोंछी, कमजोरी से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए, क्योंकि कुछ आंसू दुख के नहीं होते, बल्कि पहचान के होते हैं।
मैंने उसे हाथ बढ़ाया। उसने उसे कसकर ईमानदारी से पकड़ा। तब मैंने कहा, अब मैं कह सकता हूं कि तुमने वह किया जो तुम्हें करना चाहिए था। कुछ हल्की तालियां बजीं, गले मिले और पहली बार मुझे लगा कि एक चक्र पूरा हो गया है। लेकिन उन कहानियों की तरह नहीं जहां सब कुछ भुला दिया जाता है। नहीं, यहां कुछ भी भुलाया नहीं गया। वह बदल गया, क्योंकि हर चोट एक निशान छोड़ जाती है और निशान अगर उनकी अच्छी देखभाल की जाए तो दर्द नहीं देते, वे सिखाते हैं। उस दिन के बाद विशाल ने नए केंद्र में स्वयंसेवक के रूप में भाग लेना शुरू किया। रिया ने सिलाई की कक्षाएं दी। बच्चे उन दादा दादी की पढ़ाई में मदद करते थे जिन्हें शायद ही पढ़ना आता था। और मैं फिर से एक बड़े बर्तन में चाय बनाने लगा, पहले की तरह ही, बस अब एक अलग मुस्कान के साथ, एक ऐसी जो मुंह से नहीं बल्कि दिल से आती थी। एक मंगलवार मुझे एक भाषण देने के लिए बुलाया गया। वे चाहते थे कि मैं अपनी कहानी बताऊं। पहले तो मुझे संदेह हुआ, मैं कौन हूं दूसरों से बात करने वाला। लेकिन माधुरी ने मुझे प्रोत्साहित किया, हर प्रसाद बताओ, क्योंकि बहुत से लोग चुप रहते हैं यह सोचकर कि उनके साथ जो हुआ वह सिर्फ उनका है और नहीं, तुम्हारा वह सबका है। ऐसे ही मैं 20 बुजुर्गों के एक समूह के सामने खड़ा हुआ। कुछ को छोड़ दिया गया था, कुछ अपनी मर्जी से अकेले थे, कुछ के बच्चे फोन भी नहीं करते थे। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, जैसे मैं अब सुना रहा हूं, शर्मिंदगी को छिपाए बिना, गुस्से को सजाए बिना। मैंने उन्हें बगीचे के बारे में बताया, हस्ताक्षरित कागजात के बारे में, खामोशी के बारे में, अपने गुप्त अपार्टमेंट के बारे में, सूप और माफी के बारे में। जब मैंने खत्म किया तो एक महिला पास आई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। धन्यवाद हरप्रसाद, क्योंकि अब मुझे पता है कि जो मैं महसूस करती हूं उसके लिए मैं पागल नहीं हूं। आपने उन बातों को शब्दों में पिरोया जो मैं कभी नहीं कह पाई। मैं उस दिन घर वापस आया तो मेरे अंदर कुछ नया था, कुछ ऐसा जिसका मुझे नाम नहीं पता था। वह आवाज थी, वह मेरी आवाज थी, जो कमजोर दिखने के डर से, जज किए जाने के डर से खामोश हो गई थी। लेकिन मैंने समझा कि बोलना कमजोरी नहीं, ताकत है, और साझा करना उदारता का कार्य है। महीने बीत गए। विशाल और मेरी एक दिनचर्या बन गई थी, केवल पिता और बेटे की नहीं बल्कि साथी की। दो पुरुषों की जिन्होंने नीचे से सब कुछ फिर से बनाया। कभी हम कम बात करते थे, कभी हम बहुत हंसते थे, लेकिन हमेशा हमेशा हम एक दूसरे की आंखों में देखते थे, क्योंकि एक बार जब सच्चाई से देखना सीख लिया जाता है तो पीछे मुड़ना संभव नहीं होता। और एक दिन जब हम पार्क में चाय पी रहे थे, विशाल ने मुझसे कुछ कहा जो मुझे याद रह गया। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि सब कुछ कब बदलना शुरू हुआ? कब? जब आपने मेरा इंतजार करना छोड़ दिया और अपने लिए जीना शुरू कर दिया। मैंने उसे देखा, वह सही था। मैं इसलिए नहीं फिर से बना क्योंकि वह वापस आया, वह वापस आया क्योंकि मैं फिर से बना। और इसीलिए अगर कोई यह कहानी सुन रहा है और महसूस करता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, कि उन्हें निकाल दिया गया है, कि उन्हें छोड़ दिया गया है जैसे उनका कोई मूल्य नहीं है, तो मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। कोई कभी बूढ़ा होने से कम नहीं होता, कोई कभी बोझ नहीं होता, कोई कभी पुराना नहीं होता। हम जड़ हैं, हम जीवित इतिहास हैं, हम हैं जो सुकून देती है। और अगर कोई उसे नहीं देख पाता तो समस्या हम में नहीं, उन आंखों में है जो देखना नहीं जानती। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सम्मान बाहर से आने का इंतजार मत करो, यह भीतर से शुरू होता है। जिस दिन मैंने सिर उठाया, अपना सामान समेटा और बिना चीखे अपने किराए के छोटे से कमरे में चला गया, उस दिन मैं हारा नहीं, उस दिन मैं जीता। क्योंकि जो इंसान गरिमा के साथ काम करता है वह हमेशा एक कदम आगे रहता है और देर सवेर जिंदगी सब ठीक कर देती है। अगर यह कहानी तुम्हें छू गई है, अगर मेरी जिंदगी का कोई अंश तुम्हारे मन में गूंज रहा है, तो बस इतना ही कहूंगा कि इसे उन लोगों से साझा करो जिन्हें इसकी जरूरत है। और तुम जो इस पार सुन रहे हो, मुझे बताओ कि तुम दुनिया के किस हिस्से से हो और मेरी कहानी का कौन सा पल तुम्हारे दिल को छू गया। क्योंकि अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो ये कि दादा दादी केवल पुरानी यादें ही नहीं संजोते, वे सच्चाइयों को भी सहेजते हैं। और कभी कभी सही समय पर कहा गया एक सच 1000 खामोशियों से ज्यादा बचाने की ताकत रखता है।